Hello my dear students, welcome back with my new video. My name is Amir from Even Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे और भी करता हूँ अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा देखो, हम लोग लास्ट वीडियो में जो कल स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 2 कॉमर्शियल सीरीज का, जिसका नाम है कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग। तो हम लोग इसमें कुछ ऑलरेडी टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। इसमें हम लोगों ने बिजनेस फाइनेंस देखा और अलग अलग सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से आते हैं, कौन टाइप्स ऑफ बिजनेस देखे, ये सारी चीज़ें देख लेती। अब जो आज हमें उसी चैप्टर को आगे कंप्लीट करना है, सबसे पहले उसमें हम लोग देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर हम लोग देखेंगे फिक्स कैपिटल, फिर देखेंगे वर्किंग कैपिटल और आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है यहाँ पर टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है सर, क्या होता है सर बताइए। तो देखो मान लो ये एक बिजनेस है, नॉर्मल समझो ये आपका बिजनेस है या कंपनी मान लो। ठीक है, तो ये बिजनेस आप कर रहे हो तो उसमें एक है जिनका नाम है ये मिस्टर भोलू। क्या नाम बेटा जी इनका? मिस्टर भोलू। अब मिस्टर भोलू ने इसमें पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट किया और टोटल 1 करोड़ रुपए इसमें लगे। क्या लगे? 1 करोड़ रुपए लगे। जी सर ठीक है। अब 1 करोड़ में कुछ पैसा इन्होंने खुद से लगाया, कुछ पैसा इन्होंने उधार लेके लगाया, खुद से लगाया। और जो पैसा आप खुद से लगाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटी। इक्विटी यानी कि ओन फंड्स। और जो पैसा आप किसी और से लेके लगाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेब्ट। याद रखना, इक्विटी एंड डेब्ट। इक्विटी का मतलब होता है ओन फंड्स, खुद का पैसा, और डेब्ट का मतलब होता है बेटा जो किसी और से लिया। किसी और से कोई भी हो सकता है, डिवेंचर इशू किया हो, बैंक से लोन लिया हो, फाइनेंशियल मार्केट से लिया हो, अलग अलग भी कुछ भी हो सकता है, मतलब बाहर का किसी आउटसाइडर का पैसा, वो क्या होता है? डेब्ट। तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इस किसी भी बिजनेस में जो टोटल पैसे लगे हुए हैं उसमें कितना पैसा, कितना प्रोपोर्शन, कितना हिस्सा खुद का है और कितना प्रोपोर्शन किसी और का, कितना प्रोपोर्शन हिस्सा खुद का है और कितना पैसा कहीं और से लिया हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर से एक सिंपल सी बात, एक बिजनेस में कितना पैसा आपने खुद से लगाया है, जैसे सपोज मान लो 1 लाख करोड़ में 60 लाख रुपए खुद से लगाया है, 40 लाख रुपए लोन वगैरह ले रखा है, तो ये क्या हो गया? 60 और 40। तो कितना हिस्सा है ये? 60% इनका है, 40% इन्होंने बोरो करके रखा हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ में आया? क्लियर है? देखो क्या लिखा मीनिंग में। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स होता है द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स, मतलब कितना हिस्सा, कितना पार्ट ओनर ने लगाया है। ओनर्स फंड, कितना ओनर्स फंड है, एंड बोरोड फंड, कितना बोरोड फंड, पैसा उधार लिया हुआ है, इन द टोटल फंड्स ऑफ बिजनेस। समझ में आ रही है बात? इन द टोटल फंड्स ऑफ बिजनेस। टोटल फंड्स ऑफ बिजनेस में कितना पैसा भैया खुद से लगाए हो, कितना पैसा बोरो करे हो, इसी सबको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई बात? आ गई सर, ठीक है। आगे देखो, एक टॉपिक छोटा सा होता है, कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर पूछ सकते हैं आपसे कि कैपिटल गियरिंग क्या होता है या फिर फाइनेंशियल लेवरेज। और इसको याद रखना, इसके 2 नाम है। इसको हम लोग कैपिटल गियरिंग को फाइनेंशियल लेवरेज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर किसी भी नाम से लिख के आ जाए तो बता देना। होता क्या है सर? द रेशियो बिटवीन इक्विटी ओन फंड्स एंड डेप्ट बोरोड फंड्स इज कॉल्ड कैपिटल गियरिंग या फिर फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब जो रेशियो होगा, जैसे इसको आप रेशियो निकालोगे, 1 करोड़ में 60 लाख इक्विटी है, 40 लाख डेप्थ है, इसका रेशियो निकालोगे क्या आएगा? काट दो इसको 2 2 4, तो 3:2। तो रेशियो क्या है? 3:2, यही आएगा ना। तो द रेशियो बिटवीन इक्विटी, कितना पैसा इक्विटी का है और कितना पैसा बोरोड फंड्स का है, इनके बीच में जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल गियरिंग या फिर फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो फाइनेंशियल लेवरेज है, देखो 2 तरह की हो सकती है गियरिंग। एक होती है हाई गियरिंग और एक होती है लो गियरिंग। अगर मान लो कभी भी ऐसा हो जहां पर डेप्थ ज्यादा हो, इक्विटी कम हो, यानी कि आपने बोरो किया वो पैसा ज्यादा, यानी कि 1 करोड़ रुपए लगाया है, 1 करोड़ में आपने 80 लाख रुपए उधार लिया है, बोरो किया है, डेप्थ का लगाया है, और 20 लाख रुपीज ओन फंड है। अगर कभी ऐसा हो जाए डेप्थ का पैसा ज्यादा है, उधार का पैसा ज्यादा है और खुद का पैसा कम लगाया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं हाई गियरिंग। और लेकिन मान लो कभी ऐसा हो इक्विटी ज्यादा हो, डेप्थ कम हो, खुद का पैसा लगाया हो ज्यादा है और बोरो किए हुए पैसे कम है, उसको हम लोग बोलते हैं लो गियरिंग। क्या बोलते हैं? लो गियरिंग। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये होता है, एक चीज ओवरव्यू लेना, पूरा कॉन्सेप्ट समझना। अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। और हाँ,
बहुत से बच्चे ऐसे थे क्लास 12 के या क्लास 11 10 वाले कि सर वो उनको पता नहीं था कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो उनको मैं बता दूँ, आप लोग प्रयागराज जानते होंगे, इलाहाबाद जिसका नाम है, पहले था अभी प्रयागराज हो गया है, तो यूपी से। तो ऐसे जितने बच्चे इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से हैं, और मुझे उनको पता नहीं है, बाद में कुछ लोग बोल रहे सर आप कानपुर से हैं क्या, कुछ बोल रहे सर लखनऊ से क्या, तो उनको मैं बता दूं प्रयागराज से हूं। और ऐसा कोई भी बच्चा हो जिसको कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, या ऐसा कोई बच्चा जो ऑफलाइन क्लासेस भी करना चाहता है तो वो कर सकता है, आकर पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो देखो टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले ही बताऊँ। अभी ये पढ़ा था, ये था हमारा मिस्टर भोलू। कौन था ये हमारा मिस्टर भोलू, और ये था हमारा बिजनेस। बिजनेस में हम लोगों ने कितने रुपए लगाए थे, 1 करोड़ रुपए लगाए थे। 60 लाख रुपीस हम लोगों ने खुद से लगाए थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी। और 40 लाख रुपीस हम लोगों ने क्या किए थे, उधार लिए थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप। तो पैसा लगाने का 2 तरीका है, एक तो बेटा खुद से है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी ओन फंड, दूसरा है डेप यानी कि बोरोड फंड्स। ये समझ में आ गई थी बात। तो अब ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है पहले में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे कौन कौन से रीजन है जिससे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इफेक्ट होता है। कभी हो सकता है इक्विटी ज़्यादा लगे, कभी डेप्थ ज़्यादा रहे। कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इफेक्ट होता है। मतलब या कभी इक्विटी ज़्यादा दिखेगा आपको, कुछ कंडीशन पर आपको डेप्थ जो है कम दिखेगा या डेप्थ ज़्यादा दिखेगा, तो अलग अलग कंडीशन है, तो उसी को बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा। ठीक है, अब इसको बताने से पहले, समझाने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में। ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में अक्सर पूरा चैप्टर पढ़ डालोगे और कंफ्यूज होगे, सर इक्विटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, अगर कुछ लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ये जानते हो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स के बारे में, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो इक्विटी, ठीक है, और आप एक तरह से ले सकते हो, दूसरा क्या होता है, डेप्थ। तो इक्विटी में क्या आता है आपका, इक्विटी शेयर आता है। इक्विटी में क्या आता है आपका, इक्विटी शेयर्स आते हैं। ठीक है, और डेप्थ में क्या आता है आपका, जैसे लोन हो गया, ठीक है, आपका बैंक लोन, सॉरी बैंक लोन में ही आ गया, और आपका डिबेंचर्स आपने इशू करा, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी डेप्थ में आती हैं। ठीक है, तो अब देखो समझो, इक्विटी का मतलब इतना समझना, इक्विटी से जो पैसा लेगा, जो लोग इक्विटी शेयर खरीदेंगे, क्या इक्विटी शेयर खरीदेंगे, उनके पास वोटिंग राइट्स होगा। क्या होगा, उनके पास वोटिंग राइट्स होगा। साथ ही साथ वो क्या होंगे, शेयर होल्डर होंगे, यानी कि कभी भी कोई भी मीटिंग वगैरह होगी, जैसे आपने पैसा किसी कंपनी में लगाया एज अ इक्विटी शेयर होल्डर, एज अ इक्विटी, है ना, तो अगर आपने इक्विटी वाला पैसा लगाया है तो ऐसे केस में कोई भी वोटिंग राइट्स होगा, तो कोई भी मीटिंग होगी तो आपको बुलाया जाएगा। मतलब बहुत सी फैसिलिटी मिलती है, आप एक तरह से उसके शेयर होल्डर, आप एक पार्टनर हो और आपको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी। लेकिन डेप्थ में ऐसा नहीं होता, डेप्थ में खाली आपने पैसा लगाया है, आपको पैसे पे आपका इंटरेस्ट मिलेगा, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। नॉर्मली इक्विटी रहेगा तो आपके पास बोलने की ताकत रहेगी, आप आवाज़ उठा सकते हो, कभी कुछ गलत ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन डेप्थ में ऐसा नहीं है। बाकी इसको हम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, लेकिन इक्विटी और डेप्थ का इतना मतलब आपको पता होना ज़रूरी था, अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत होती। पता नहीं क्यों चैप्टर नंबर 2 पे है, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 होना चाहिए, और जो 3rd वाला है वो 2nd पे होना चाहिए। बट अगर ऐसा है तो आपको इक्विटी और डेप्थ का आई थिंक एटलीस्ट मतलब तो पता होना चाहिए। समझ गए इक्विटी का मतलब, इक्विटी वाला जो भी लोग लेंगे वो क्या होगा, बस वोटिंग राइट्स होगा और शेयर होल्डर होगा, ये परमानेंट एसेट होगी जो कि एक बार लगा दोगे तो आप वापस नहीं कर सकते हो। डेप्थ में जैसे डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर वगैरह सारी जितनी चीज़ें होंगी उनको आप वापस कर सकते हो या वापस करना पड़ेगा। ठीक है, इतना याद रखना इक्विटी और डेप्थ क्या है, तभी आपको आगे दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो बेटा, हाँ तो इसमें सबसे पहले आपका क्या है बेटा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो पहला फैक्टर क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है व्हेन अ कंपनी यूज्ड अ बोरोड फंड्स इन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ बिजनेस अलॉन्ग विद इक्विटी कैपिटल, इट इज सेड टू बी अ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब वही सिंपल सी बात कि जब कभी भी कोई भी आप बिजनेस करते हो, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो,
तो उसमें जब आपने बोरोड फंड्स ले रखा है, मतलब नॉर्मल जब आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे मान लो मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपए लगाया है, 1 लाख रुपए में मैंने कुछ पैसे खुद से भी लगाए हैं, बोला ना विद इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल यानी कि 70 लाख रुपए मैंने खुद से लगाए हैं और 30 लाख रुपीज़ मैंने क्या किए हैं, लोन ले रखे हैं। डेप्थ है, ये क्या है, जो पैसे मैं किसी और से लेता हूँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ। और मैंने खुद से कितने पैसे लगाए बेटा, 70 लाख। तो जो पैसे आपने डेप्थ लिए, मतलब इक्विटी के साथ साथ डेप्थ में भी पैसे लेना, उधार के पैसों से बिजनेस करना, किसी और से पैसे लेकर बिजनेस करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब सिंपल कि जब किसी और से पैसे लेकर बिजनेस करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो सिंपल, व्हेन अ कंपनी यूज अ बोरोड फंड्स इन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब रेगुलर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और आपने कंपनी ने क्या किया है, बोरोड किया है फंड्स किसी और से, और कंडक्ट ऑफ बिजनेस अलॉन्ग विद इक्विटी कैपिटल, इट इज सेड टू बी अ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, अब देखो बेटा, जो पहला वाला पॉइंट है ना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कभी कभी क्या होता है कि जो ये फर्स्ट वाला है ये आपसे सेपरेट पूछ लेता है, बोलता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, और साथ ही बोलता है कि ये कब डिजायरेबल होता है। डिजायरेबल का मतलब है कि हमें कब, मतलब ट्रेडिंग इक्विटी का मतलब क्या है कि नॉर्मली जब हम बिजनेस कर रहे हैं कोई भी, तो हम पैसा लेते किसी और से, तो ये बोला डिजायरेबल कब है, हमें दूसरे लोग से, बैंक से, अपने रिलेटिव से, फाइनेंशियल मार्केट से डिबेंचर इशू करके, मतलब पैसे कब लेने चाहिए, ये कब डिजायरेबल होता है, कब फेवरेबल होता है, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है कि हम डेप्थ वाले पैसे लें। भाई नॉर्मल सी बात है, आप खुद सोचो, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि उधार के पैसे से काम नहीं करना चाहिए, उधार नहीं लेना चाहिए, बोरो नहीं करने चाहिए पैसे, अक्सर सुने हो ना। तो ये बोल रहे हैं कि ये तो यहाँ पे तो हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि ये कब डिजायरेबल है, कब कंडीशन इसके अनुकूल है, कब ऐसा होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो ये आपसे पूछ लेता है। तो बेटा देखो, पहली कंडीशन तो ये बनती है कि जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी इनकम है, रेगुलर इनकम है, वो क्या होनी चाहिए, रेगुलर इनकम, इनकम क्या होनी चाहिए, मोर देन, रेगुलर इनकम क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन से। मतलब जो पैसे आपने उधार में लिए हैं, भाई आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे थे, आपने किसी से पैसे लिए, जो पैसे आपने लिए ना, तो वो लोन देना है आपको, तो उससे आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। पहली कंडीशन। भाई नॉर्मल लाइफ में समझ लो, अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो, उधार ले रहे हो, तो लोन जो दे रहे हो ना, इंटरेस्ट देना है आपको लगातार, तो वो देने के लिए आपकी रेगुलर इनकम क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी किसी से पैसे लो, नहीं तो लेने देने पड़ जाएंगे। ठीक है। नंबर 2 भाई, डिजायरेबल कंडीशन। नंबर 2 क्या है कि आपकी जो इनकम स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल का मतलब क्या है, मतलब एक रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ये कि नहीं कि आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे आपको पैसे मिलते रहे। ये नहीं कि 6 महीने पैसे मिल रहे हैं, 6 महीने नहीं मिल रहे हैं, है ना, चाहे वो करोड़ों का बिजनेस हो, लेकिन कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, तो नहीं, स्टेबल होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस स्टेबल है, आप मतलब लगातार इनकम मतलब आपकी चलती रहती है, साल भर आपके पास पैसे आते रहते हैं, तो आप करो। अगर आपका बिजनेस स्टेबल नहीं है, कभी पैसा ज़्यादा है कभी पैसा कम है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, जिससे भी आप पैसे लोग उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो फिर वहाँ पे तो आप लॉस हो जाएगा, या फिर आपकी पेनल्टी लगेगी, आपको एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, आपकी इनकम स्टेबल होनी चाहिए। नंबर 3 क्या है, आपके पास फिक्स एसेट क्या होने चाहिए, इतने होने चाहिए ताकि आप क्या कर सको, फिक्स एसेट क्या होनी चाहिए आपको, इतने ज़्यादा होने चाहिए कि जब आप लेंडर्स जो भी आपको लोन दे रहा है वहाँ पर आप क्या कर सको, उसको एज अ सिक्योरिटी उसको रख सको। थर्ड पॉइंट है, देयर आर सफिशिएंट फिक्स एसेट टू ऑफर ए सिक्योरिटी टू द लेंडर्स। मतलब आपके पास फिक्स एसेट इतने ज़्यादा सफिशिएंट होने चाहिए, फिक्स यहाँ पर लिख लो शॉर्ट में, फिक्स एसेट्स विल नीड टू बी सफिशिएंट। मतलब क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए, ताकि आपसे जब वो बोले भाई कुछ ना कुछ तो गिरवी रखोगे ना लोन लेने जाओगे, कि बस ऐसे ही मिल जाएगा, हेलो हवा हवा में नहीं मिलेगा ना, तो गिरवी रखने के लिए कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती है, तो आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना चाहिए। तो पहला ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब याद रखना कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने अपने पैसे लगाने के साथ साथ किसी और से भी पैसे बोरो कर रखे, उधार के पैसे से बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में उधार के पैसे लगा रखे हैं, डेब्ट के पैसे लगा रखे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समझ में आया, इसको रफ कर दूं, नोट करना होगा तो नोट कर लेना, ठीक है, कुछ इसमें से। चलो अब देखो भाई, नंबर 2 सेकेंड कंडीशन क्या है भाई, नंबर 2 पर है बेटा एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। दूसरी कंडीशन क्या होती है, एक्सरसाइज कंट्रोल। इस चीज़ को मैं बना के यहाँ छोड़ देता हूँ, ये आपका है बिजनेस
और ये है आपका भोलू, मिस्टर भोलू। मिस्टर भोलू भाई बिजनेस कर रहा है, पैसा लगा रहा है। अब देखो मिस्टर भोलू इस बिजनेस का मालिक है, मिस्टर भोलू इस कंपनी का मालिक है, ठीक है। तो एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, एक्सरसाइज कंट्रोल का मतलब है कि जो आप कंट्रोल क्या चाह रहे हो। मतलब देखो दो तरीका है पैसा लेने का, एक तो कंडीशन है आप इक्विटी से ले लो, दूसरा क्या था, दूसरी कंडीशन क्या थी, जल्दी बोलो। दूसरी कंडीशन थी कि डेब्ट से पैसा ले लो। तो देखो अगर आप इक्विटी वाले पैसे लोगे, मैंने शुरू में बताया इक्विटी शेयर के बारे में, अगर आप इक्विटी वाले पैसे लोगे तो वहां पर क्या होगा, कुछ और लोग पैसे लगाएंगे। भाई भोलू था तो अब गोलू ने यहाँ पैसा लगा दिए, मोलू ने पैसे लगा दिए। तो अब अगर गोलू और मोलू ने इक्विटी वाले पैसे लगाए तो अब इन लोग के पास वोटिंग राइट्स है, इन लोग शेयर होल्डर है। कोई भी बात होगी तो इनको आपको बुलाना पड़ेगा, कोई भी डिसीजन लेना होगा भोलू को तो वो गोलू और मोलू को ही बुलाएगा। क्यों बुलाएगा भाई, क्योंकि भाई अब कंडीशन ही ऐसी है, इक्विटी वाला बेचा है। तो अगर एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि आप कौन सा चाह रहे हो। अगर आप इक्विटी को इशू करते हो तो भाई आपको कंट्रोल देना पड़ेगा, अगर आप डेप्थ चाह रहे हो, डेप्थ में लोगे तो आपको कंट्रोल नहीं देना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है, अगर आप अपना कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो तो आप जो है डेप्थ वाले इशू करो, डिबेंचर्स इशू करो, प्रेफरेंस शेयर इशू करो। लेकिन अगर आप अपने कंट्रोल को दे के पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हो तो आप इक्विटी इशू करो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है भाई, देखो वही चीज़ कि अगर आपका इसमें क्या है कि अगर आप फ्लेक्सिबल रहना चाह रहे हो। फ्लेक्सिबल में क्या है कि अगर आप डेप्थ वाले पैसे लोगे, जैसे मान लो अभी मैं कोई काम कर रहा हूँ, मान लो मेरा कोचिंग का ही बिजनेस है, ठीक है। मैंने स्कूल खोलने का प्लान बनाया, स्कूल ओपन करूँगा। अब स्कूल ओपन करने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है चाहिए, ठीक है सर। तो अब लेकिन मुझे पता है कि अभी ज़रूरत है और मैं बाद में उसके पैसे को वापस कर दूंगा, तो मैं कौन सा पैसा लेना चाहिए, मुझे कौन सा पैसा लेना चाहिए, मुझे टेम्परेरी 1 साल के लिए चाहिए, मुझे पता है 1 साल बाद मैं वापस कर सकता हूँ, तो डेप्थ वाला पैसा लूँगा। लेकिन अगर मैंने इक्विटी वाला पैसा लिया तो मुझे उनको शेयर देना पड़ेगा और मैं उनके पैसे को वापस भी नहीं कर सकता। इक्विटी वाले पैसे आप वापस नहीं कर सकते, लेकिन डेप्थ वाले पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे, वापस कर भी सकते हो। इक्विटी वाला करना भी चाहो ना तो वापस नहीं कर सकते हो, समझ में? ये एक तरह से परमानेंट एसेट है, इक्विटी परमानेंट एसेट है, एक बार आप में मिल गई तो वापस दोबारा नहीं कर सकते हो, समझ में आ रही बात? तो नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप फ्लेक्सिबल रहना चाहते हो तो आपको डेप्थ वाला आपके लिए बेस्ट है, अदरवाइज आप इक्विटी भी इशू कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर आपका कंडीशन बनती है, यहाँ पर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा तीनों कंडीशन में। नंबर 4, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पर इनकम आपकी परमानेंट है, इनकम आपकी परमानेंट है तो आप डेप्थ वाला आपको लोन लेना चाहिए। लेकिन अगर इनकम आपकी परमानेंट नहीं है तो फिर आपको इक्विटी लेना चाहिए, ठीक है, या फिर लोन का पैसा लेना नहीं चाहिए अगर आपकी इनकम परमानेंट नहीं है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसा है, ठीक है। अगर बिजनेस आपका रेगुलर बेसिस पे तो भाई आप डेप्थ के पैसे बिल्कुल लो, लेकिन अगर नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक। नंबर 5, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, भाई जब आप भी पैसे इशू करते हो, भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसे मुझे ज़रूरत है 1 करोड़ रुपए की। अब आपको 1 करोड़ रुपए की अगर ज़रूरत है तो 2 तरीका है, या तो इक्विटी शेयर इशू कर लो या तो फिर डेप्थ से इशू कर लो, ठीक है। उधार ले लो, पैसे बोरो कर लो डिवेंचर से, है ना, या लोन ले लो। तो इंटरेस्ट तो दोनों में देना है भाई, यहाँ पे भी देना है और इक्विटी शेयर वालों को भी तो प्रॉफिट दोगे कि नहीं दोगे। तो उसमें कैलकुलेट करो कि भाई देखो ज़्यादा किस में है, ज़्यादा किस पे देना पड़ रहा है, इसमें कि इसमें। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग मतलब कम खर्चा किस में आ रहा है, इक्विटी वाले में आ रहा है कि डेप्थ वाले में आ रहा है। तो जिसमें कम खर्चा आ रहा हो वो वाला हम लोग क्या करते हैं, मतलब चूज़ करते हैं, उसी वहाँ से पैसे रेस करते हैं, या तो इक्विटी से या डेप्थ से। अगर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जहाँ से कम आएगी वो हम लोग चूज़ करते हैं, ठीक। नंबर 6, पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, भाई ये भी बहुत मैटर करता है। पीरियड आपको कितने टाइम के लिए चाहिए। मान लो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो स्टार्टिंग पीरियड है और आपको परमानेंट पैसे चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के पर्पस चाहिए एकदम, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, कौन सा लोगे लॉन्ग टर्म के लिए, इक्विटी वाला। लेकिन अगर आपको भाई बिजनेस को एक्सपेंड करना है 6 महीने 1 साल, मीडियम टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी बेस्ट है। लेकिन अगर आपका बिजनेस में पैसे की नीड है आपको मीडियम टर्म के लिए 2 साल 3 साल 4 साल 1 साल, तो ऐसे के लिए आप क्या करोगे, डेप्थ से पैसे लोगे। कहाँ से लोगे, डेप्थ से पैसे लोगे, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया 6। पेपर में आपसे 5 से ज़्यादा पूछेगा नहीं, या मैक्सिमम 6 पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं पूछेगा। अभी तक जो सैंपल पेपर है उसके हिसाब से आपसे 5 से ज़्यादा नहीं पूछेगा अकॉर्डिंग टू 2023 के जो पेपर आया, ठीक है। अब 24 में सैंपल पेपर आया तो फिर मालूम चलेगा। नंबर 7 लास्ट है, कैपिटल मार्केट कंडीशन। कैपिटल मार्केट कंडीशन क्या है सर? तो कैपिटल मार्केट कंडीशन समझते हो, जब मार्केट में पैसा लगाते हो शेयर मार्केट वगैरह में, अगर मान लो मार्केट आपकी हाई है,
बूम पीरियड चल रहा है मार्केट में, अगर बूम पीरियड चल रहा है, बूम समझते एकदम हाई, एकदम बेहतरीन, तो लोग क्या करेंगे, कहाँ पे पैसा लगाएंगे, लोग इक्विटी शेयर में पैसे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, इक्विटी में। लेकिन अगर मान लो रिसेशन का टाइम चल रहा है, बिजनेस डाउन चल रहा है, मार्केट अच्छी नहीं चल रही है, तो लोग अपने आप को सेफ रखना चाहेंगे और कहाँ पर पैसा लगाएंगे, फिर प्रेफरेंस में लगाएंगे। अगर रिसेशन का टाइम चल रहा है तो रिसेशन समझते हो ना, या फिर बियरिश मार्केट जहाँ पर भाई बिजनेस में लॉस चल रहा है, तो लोग प्रेफरेंस में पैसा लगाएंगे या फिर डिवेंचर्स वगैरह लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने आप को सेफ जोन में चाहते हैं ना, सेफ रहें ताकि हम, ठीक है, समझ में आई बात। ये कंडीशन रहती है। अगर आपका बूम पीरियड है तो इक्विटी में लगाएंगे, रिसेशन है तो इसमें लगाएंगे। ये आपके हो गए 7 पॉइंट्स, ठीक है। तो 5 ज़्यादा आता नहीं है और ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया। अब बचा आपका फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, जो कि मैं थोड़ी देर में, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो उसको भी फिर मैं बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के मैं आज से कल तक में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वीडियो से रिलेटेड, तो सारी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाती है। तो ऐसा बच्चा जो नया आया है वो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर ले, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर में, मतलब बस आगे समझाता हूँ। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना, टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के इसके चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? एक ऐसी कैपिटल है इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है पता है, अकाउंट्स में तो पढ़े होगे। फिक्स एसेट वो एसेट होती है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देती हैं। जैसे क्या, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, जिस मोबाइल में आप देख रहे हो ना मेरी वीडियो, वो भी क्या हो गई, फिक्स एसेट हो गई। मतलब वो सारी चीज़ें जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देती है। सोफ़ा हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या बोर्ड ही समझ लो, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, फिक्स एसेट में। अब इसे मार्कर है, ये क्या हो गई आपकी, करंट एसेट हो गई। तो यहाँ पर करंट एसेट की बात नहीं हो रही है, बोल रहा है कि फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है फिक्स एसेट पर। समझ पाई बात? जैसे लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एटसेट्रा। तो मतलब ऐसा पैसा फिक्स कैपिटल, कैपिटल का मतलब समझते हो ना, जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है। तो यहाँ बोल रहा है फिक्स कैपिटल का मतलब वो सारे पैसे, वो सारी जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है किसी भी फिक्स एसेट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल। एकदम सिंपल, जो पैसा आपने फिक्स एसेट पर लगाया है किसी भी बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल बोलेंगे। अगर मैंने कोचिंग ओपन की है, स्टार्ट करी है, उसमें मैंने ये बोर्ड खरीदा है तो और बेंच खरीदी है ना, फर्नीचर खरीदी है, टेबल ली है, चेयर ली है, ये सारी चीज़ें मैंने खर्च करी है, तो वो मेरी सारी क्या है, फिक्स एसेट है। और जो मैंने पैसा लगाया उन सारी चीज़ों पर, तो वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। समझ में आ रही बात? क्लियर है बेटा? समझ गए फिक्स कैपिटल का मतलब? ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखना। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं भाई। मतलब कभी कभी क्या होगा, किसी बिजनेस में फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगती हैं, किसी बिजनेस में फिक्स कैपिटल कम लगती है। तो ऐसा क्या है, वो कौन से रीज़न है जो फिक्स कैपिटल को आपके अफेक्ट करते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना, फिक्स कैपिटल को हम लोग ब्लॉक कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। कभी कभी एमसीक्यू में बन सकता है कि फिक्स कैपिटल इज आल्सो नोन एज ब्लॉक कैपिटल, ठीक है। तो इसको लिख लेना, ठीक। ये समझ में आ गई बात? अब क्या क्या फैक्टर्स, चलो देखते हैं भाई। नंबर 1 पर है नेचर ऑफ बिजनेस। नंबर 1 पर क्या बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। भाई बिजनेस अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं, कुछ ट्रेडिंग के होते हैं। तो आप जो बिजनेस करते हो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग समझते हो ना, सामान पूरा स्टार्टिंग से लेके बनाने तक का है पूरा सारा काम, तो उसमें क्या होगा, आपका लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगी। क्या लगेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, आप बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो वहां पर कैपिटल क्या होगी आपकी, लार्ज अमाउंट होगी, ठीक है। कौन सी, फिक्स कैपिटल। लेकिन अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है, भाई आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, वाले खरीद के बेच देते हो, यानी कि आपने किसी से खरीदा और फिर किसी और को अपना प्रॉफिट लेके बेच दिया, तो वहां पर क्या होगा, लेस अमाउंट कैपिटल। वहां पर क्या होगा बेटा जी, लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। वहां पर इतना पैसा आपका नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर आपको इतना ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे, बस आपने खरीद के बेच दिया, तो वहां पर ज़्यादा फिक्स कैपिटल में पैसे खर्चे नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने समझाने के लिए एकदम बेहतरीन आपके लिए बना दिया है।
अच्छे से समझ लो, आपको ज़रूरत इतनी पड़ेगी नहीं। बुक्स एक बार रीड कर लेना, सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। बाकी नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारी नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। नंबर 2 साइज ऑफ बिजनेस, तो इसको ध्यान से समझो। अगर ये समझ गए तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो नंबर 2 पर क्या है, साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज पे डिपेंड करता है कि बिजनेस आपका लार्ज स्केल पर हो रहा है कि स्मॉल स्केल पर हो रहा है। बहुत बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है। भाई छोटा बिजनेस है तो वहाँ पर कैपिटल, फिक्स कैपिटल में ज़्यादा पैसा थोड़ी लगेगा। 2-4 कुर्सी रख लिया, थोड़ा सा फर्नीचर रख लिया, मेज रख लिया, काम खत्म। लेकिन अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर है तो वहाँ पर क्या होगी, फिक्स कैपिटल, लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल लगेगी। लेकिन अगर स्मॉल स्केल पर है, छोटा बिजनेस है, तो वहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी। सिंपल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी को अपने ओन वर्ड से बना के लिख देना। नंबर 3 नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि कैसे प्रोडक्ट बनाते हो आप लोग, ठीक है। कैसे प्रोडक्ट बनाते हो भाई, एक हो गया कैपिटल गुड्स, दूसरा हो गया कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन वगैरह बनाना, हाँ, और दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर के लिए बना रहे हो। तो आप कैसा गुड्स बना रहे हो, अगर आप कैपिटल गुड्स बना रहे हो तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगी, ज़्यादा लगेगी, भाई मशीन बनने में ज़्यादा खर्च आता है। लेकिन कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो, खाने पीने की चीज़ें, जैसे आपका टूथपेस्ट हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई, मार्कर हो गया, मुझे कंज्यूमर यूज़ करता है। अगर वैसे गुड्स बना रहे हो तो वहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा। नंबर 4 मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब आप कैसा काम कर रहे हो। अगर कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी आप सामान बना रहे हो, अगर ये मैं मार्कर बनाने का काम करता हूँ, सपोज मान लो कि मैं ये मार्कर बनवाता हूँ, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, तो ये मार्कर मैं 2 तरीके से बना सकता हूँ। एक तो मशीन से कर लूँ सॉरी, या तो मैं मशीन से कर लूँ या तो मैं लेबर से करवा लूँ। भाई उसके लिए लेबर रख लूँ, 2 तरीका है। तो नंबर 1 पर है कैपिटल इंटेंसिव। अगर मैं मशीनों से काम कराऊंगा तो भाई खर्च ज़्यादा आएंगे। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो लार्ज अमाउंट का कैपिटल लगेगी। लेकिन अगर आपके लेबर इंटेंसिव है तो वहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगी। वहाँ पर आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा पैसे खर्चे नहीं करने पड़ेंगे, वो काम लेबर कर देंगे, तो लेबर पे आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हो, मल्टीपल मतलब आपकी दुकान में कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। भाई आप घड़ी भी बनाते हो, आप शर्ट भी बेचते हो, बनाते हो या बेचते हो, आप मार्कर भी बेचते हो, मतलब कई प्रोडक्ट रखते हो, तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगी। लेकिन अगर आप सिंपल प्रोडक्ट, एक ही तरह के सामान बनाते हो, वहाँ पर क्या होगा बेटा, लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगी। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। बुक में शायद 6 या 7 दे रखा है, बट 5 इनफ है, 5 से ज़्यादा आपका पेपर में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल बचा है उसको पढ़ाता हूँ और चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ तो बेटा देखो, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। फिक्स कैपिटल तो आप लोगों ने देखा, अब वर्किंग कैपिटल भी देख लो भाई क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल मीन्स द कैपिटल इन्वेस्टेड इन वर्किंग एसेट्स और करंट एसेट। देखो सिंपल सी बात है, जो पैसे फिक्स एसेट पे खर्चे होते हैं, एफ ए मतलब समझ लो शॉर्ट में फिक्स एसेट, जो पैसे बिजनेस में आप लोग फिक्स एसेट पे खर्चे करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। लेकिन आप जो पैसे करंट एसेट पे खर्च करते हो, करंट एसेट वो एसेट जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट, जैसे ये मार्कर है करंट एसेट है, जो इसकी इंक है वो क्या है, करंट एसेट है। मतलब या फिर जो बिजनेस में आप सामान खरीदते हो दोबारा बेचने के लिए ना, स्टॉक वगैरह, वो सारी क्या आपकी करंट एसेट है। तो जो पैसा आप करंट एसेट पे खर्चे करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। जो पैसे आप फिक्स एसेट पे खर्चे करोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल। और जो पैसे आपको करंट एसेट पे खर्चे करोगे बिजनेस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वही लिखा है, वर्किंग कैपिटल मीन्स द कैपिटल इन्वेस्टेड इन वर्किंग एसेट और करंट एसेट सच एज कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि भाई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया आपने, डेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएगी, आपके वर्किंग कैपिटल में आती है। इतनी बात समझ में आई। वर्किंग कैपिटल क्या है, जो करंट एसेट पे खर्च होगी, जो करंट एसेट और जो फिक्स एसेट पे खर्च होगी वो क्या होगी, आपकी फिक्स कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है सर। अब देखो द टर्म वर्किंग कैपिटल इज यूज इन 2 सेंसेस। देखो वर्किंग कैपिटल को 2 हिसाब से देखा जाता है, एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक है नेट वर्किंग कैपिटल। तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपका 2 नंबर वाले में पूछ लेता है, 1 सेकेंड बस रुकना। हाँ तो नंबर 1 पर है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है भाई, मान लो ये आपका एक बिजनेस है, क्या है ये आपका एक
बिजनेस है, तो बिजनेस में आप शॉप मान लो, आपकी बिजनेस जो है उसमें मतलब आपका जो एक शॉप है, तो आपने एक शॉप ओपन करी है, तो वहाँ पे आपकी स्टेशनरी की शॉप है। किस चीज़ की शॉप है? स्टेशनरी की है। तो स्टेशनरी की दुकान में क्या होगा भाई? इरेजर होगा, शार्पनर होगा, पेंसिल होगी, तो स्टॉक होंगे। क्या होगा भाई? दुकान में स्टॉक होंगे, आपने बहुत सारे कॉपी, फाइल, ये सारी चीज़ें आपकी दुकान में होगी। तो उसमें आपने कुछ सामान पैसे लगाए होंगे, तो मान लो आपकी दुकान में 5 लाख का सामान है, तो अगर वो 5 लाख के सामान है तो वो क्या है? सारे आपके करंट एसेट है। भाई आपने क्यों खरीदा है? आपने बेचने खरीदा है ना, तो जितने भी स्टॉक वाले सामान है ना, तो वो सारी चीज़ें क्या आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, मतलब जितने भी आपके पास सामान है, जो भी आपका स्टॉक है, जो भी आपकी करंट एसेट है, जो भी आपकी करंट एसेट है, वो सारी चीज़ें क्या आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। ठीक है। दूसरी है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है भाई, देखो इस तरह समझ लो, नेट वर्किंग कैपिटल, NWC लिखा है तो इसका मतलब समझ जाना कि नेट वर्किंग कैपिटल है। नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यानी कि भाई आपने शॉप ओपन किया है, तो जो 5 लाख रुपए का सामान लगा है, तो कुछ पैसे आपने खुद से लगाए करंट एसेट, कुछ पैसे हो सकता है आपने उधार लिए हो। करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो आपने उधार लेके लगाई होगी, है ना। तो भाई 5 लाख रुपए खुद से नहीं था, तो कुछ पैसे मैंने खुद से लगाए, कुछ पैसे मैंने किसी और से ले लिए। मान लो मैंने 3 लाख रुपए खुद से लगाए थे, करंट एसेट थी, 2 लाख रुपए मैंने उधार लेके लगाए जो मुझे वापस करने थे। इसमें से अगर हम लोग वापस करेंगे तो 3 2 5, 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1 लाख। कितना आएगा? नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है आपकी? तो 1 लाख रुपए। तो नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो आपने इस तरह से हम लोग निकालते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो जो भी आपकी करंट नेटवर्क, अगर आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछेगा तो जितना टोटल आपने करंट एसेट में पैसा लगाया वो क्या आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल की बात करेगा तो भाई करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को माइनस करने पे जो आपको अमाउंट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है। अब आगे देखो बेटा, आगे है आपका टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या है आपका? टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। कितने तरह की होती है बेटा? 2 तरह की होती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होती है टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। उसको भी डिवाइड किया इन लोगों ने, परमानेंट को इनिशियल वर्किंग कैपिटल और रेगुलर वर्किंग कैपिटल में, टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल को सीजनल वर्किंग कैपिटल और स्पेशल वर्किंग कैपिटल में। ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम लोग परमानेंट वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल समझ गए कि जो आपको डे टू बिजनेस को ऑपरेट करने में जो पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। भाई बिजनेस चलाने के लिए पैसे लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो नंबर 1 पर है परमानेंट। परमानेंट का मतलब देखो, कुछ जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको कुछ पैसे हमेशा के लिए फिक्स करने पड़ते हैं। जैसे सपोज मान लो, ऐसे मैंने मान लो एक रेस्टोरेंट ओपन किया। क्या किया? रेस्टोरेंट ओपन किया भाई। तो ओपन जब किया होगा तो वहाँ पर ऐसे ही तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, कुछ पैसे तो मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ना। अगर मैं एक चाय की दुकान भी ओपन करूँगा तो भाई 2-4 चेयर चाहिए, है ना, चाय बनाने के लिए सामान चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ तो ओपन करना पड़ेगा। तो भाई मैंने रेस्टोरेंट जब ओपन किया तो वहाँ पर मेरा मान लो 1 लाख रुपये लगा। जो 1 लाख रुपए लगा ना आपका, स्टार्टिंग में बिजनेस को स्टार्ट करने में कुछ पैसे लगते ही लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। यानी कि आपको लगाना ही पड़ेगा भाई, मजबूरी है। तो बस में इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने में कुछ पैसे लगेंगे ही लगेंगे। तो नंबर 1 पे क्या? इनिशियल वर्किंग कैपिटल, और दूसरा उसका पार्ट क्या? रेगुलर वर्किंग कैपिटल। तो इनिशियल वर्किंग कैपिटल यही है कि जब बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के स्टेज में जो पैसा लगा उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल। और दूसरा क्या है? रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलर क्या है भाई? रेस्टोरेंट ओपन किया, 1 लाख रुपए लगे, ये हो गया आपका इनिशियल। लेकिन अब इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए भाई मैंने फास्ट फूड को ओपन किया है कि अब डोसा चाहिए, चाउमीन चाहिए, मोमोज चाहिए, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। तो ये सब कैसे आएगी भाई? उसको चलाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्किंग कैपिटल। भाई आप डेली जो है बनाओगे कुछ ना कुछ चीज़ें, भाई अलग अलग डिशेस बनाओगे, तो अब जो बनाओगे उसके लिए पैसा लगेगा ना। फ्री में तो मोमोज बनेगा नहीं, फ्री में तो चाउमीन चाट बनेगा नहीं, तो आप उसको बनाओगे फिर बेचोगे, तो वो क्या हो गया फिर रेगुलर वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया? इनिशियल जो आपको लगाना ही पड़ेगा भाई। अगर आप कुछ भी करोगे, आप एक दुकान भी खोलते हो तो एक मेज पे रखते हो ना, तो वहाँ पे कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, तो इनिशियल हो गया वो। लेकिन उस पर जो लगा के बेचोगे डेली, वो क्या है? रेगुलर वर्किंग कैपिटल। बिना कोई ऐसा बिजनेस है नहीं मैक्सिमम जिसमें पैसे स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ पैसे लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए बेटा? क्लियर है? चलो
टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल में आपका आता है सीजनल वर्किंग कैपिटल और फिर आता है आपका स्पेशल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो आपको टेम्प्रोरी बेसिस पे पैसों की ज़रूरत होती है, पर हमेशा नहीं होती, कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो नंबर 1 पर है सीजनल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि कभी कभी कुछ ऐसे ओकेजन आ जाते हैं, ओकेजन आ जाते हैं जहाँ पर आपको पैसों की नीड होती है। जैसे मान लो दिवाली आ गई, होली आ गया, ईद आ गई, है ना, क्रिसमस आ गया, तो आप क्रिसमस में भी देखते हो अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा सामान वगैरह बिकते हैं। दिवाली में देखो हमारे इंडिया में बहुत भीड़ रहती है। तो उस केसेस में क्या होता है भाई, वहाँ पर भाई मेरी दुकान है, मान लो किसी की है, हलवाई की दुकान है, तो वहाँ पर मिठाई की दुकान में क्या होता है, भीड़ लग जाती है ना, तो ज़्यादा उनको मिठाई बनानी पड़ती है। अगर वो 1 किलो बनाते तो वो 5 किलो बना रहे दिवाली में, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत होगी। तो उसी जो ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा पैसों की भाई, उसी को हम लोग बोलते हैं सीजनल वर्किंग कैपिटल। नंबर 2 पर क्या है, स्पेशल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि मान लो कभी अर्थक्वेक हो गया, कुछ ड्रॉबैक्स हो गए, कोविड की सिचुएशन आ गई, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कुछ पैसों की ज़रूरत होती है भाई वहाँ पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल वर्किंग कैपिटल। कि ऐसे टाइम पे हमारे पास वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए ताकि हम लॉस में ना जाने पाएँ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं बेटा? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर लास्ट टॉपिक आपका बचा है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, और उसको बता के हम लोग जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। और एक बात हमेशा अच्छे से माइंड में सेट कर लेना कि फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल या फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपका बोर्ड में बन रहा होगा। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों को अच्छे से ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखो बेटा, हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, बहुत ईजी था, उस तरह से बना लिया है, इजी समझ लो। एक बार बुक से रीड कर लेना, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। बाकी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट सबके मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी चलो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर डिपेंड करता है कि अगर बिजनेस का नेचर आपका मैन्युफैक्चरिंग का है तो वहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ट्रेडिंग का है तो वहाँ पर लेस अमाउंट वर्किंग कैपिटल। ट्रेडिंग समझते हो ना भाई, सामान खरीद के लाए बेच दी, वहाँ पर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगेगी। ठीक, साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज कैसा है भाई, बड़ा है छोटा है। अगर लार्ज स्केल पे काम करते हो तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगेगी। सिंपल सी बात है भाई कि अगर आपको बिजनेस लार्ज स्केल पर है, बड़े पैमाने पर काम कर रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल भी जाहिर सी बात ज़्यादा लगेगी। अगर छोटी दुकान है तो कम पैसा, बड़ी दुकान है तो ज़्यादा पैसा, स्मॉल स्केल पे तो लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? चलो थर्ड पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का मतलब क्या है भाई, आप सामान बनाते हो तो आपका कोई सामान बनाने का काम ऐसा है कि जिसपे बनाने में टाइम लगता है उसको, है ना, और कोई सामान ऐसा होता है भाई 1 दिन में बन गया, 2 घंटे में बन गया, तो डिपेंड करता है। तो आपको सामान बनाने का जो प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कैसा है, जल्दी बनता है, देर बनता है। अगर लॉन्ग प्रोसीजर है बनने का तो वहाँ पर क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगेगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पर भाई जल्दी काम हो जाता है तो वहाँ पर क्या है, लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक, नंबर 4, रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर का मतलब क्या है भाई, आप पैसा सामान क्या करते हो, बेचते हो किसी ना किसी को, तो रैपिडिटी का मतलब होता है तेजी से टर्नओवर, मतलब पैसा आपके पास कितनी जल्दी आता है। भाई आपने बेचा, क्या आपके पास पैसे तुरंत आए कि नहीं आए, मतलब आपने मार्केट में दिया, क्या आप जल्दी से जल्द क्या पैसों की वसूली कर पाते हो, उनसे कस्टमर से पैसे निकलवा पाते हो, या फिर जो भी रिटेलर है जिनको भी आप सामान सेल करते हो उनसे आप पैसे निकलवा पाते हो कि नहीं। अगर रैपिड है तो वहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगी। लेकिन अगर रैपिडिटी स्लो है ना, धीरे आता है, पैसा आपका फंस जाता है मार्केट में, लॉक्ड अप, तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। भाई पैसा फंस गया, पैसा फंसा हुआ तो आपको एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आपने सामान बेचा और वहाँ से पैसा आपको तुरंत मिल जाता है तो वहाँ पर क्या रहेगा कि भाई आपको पैसा तुरंत मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या लास्ट है बेटा, क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, क्रेडिट का मतलब उधार पे सामान देना। आप इसका मतलब क्या, यहाँ पर उधार पे सामान देना ना, क्रेडिट सामान देना। तो अगर लिबरल क्रेडिट फैसिलिटी है, यानी कि आप सामान लिए, आप अपना सामान किसी को बेचते हो और लिबरल हो। लिबरल का मतलब होता है कि बहुत सीधे साधे हो, बोलते हो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद पैसा दे देना, 3 दिन बाद पैसा देना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहाँ पर क्या लगेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। भाई पैसा तो आपको फंस गया, आपने उधार पे सामान बेच दिया, नए सामान बनाने तो उसके लिए क्या करोगे,
पैसा ज़्यादा चाहिए तो एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन अगर आप टाइट क्रेडिट फैसिलिटी है, आपने बोला है भाई 2 दिन का उधार है तो 2 दिन में पैसे चाहिए, बात खत्म, डेट्स इट, तो ऐसे केस में आपके पास पैसे आपके पास आ जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रहेगा। समझ में आई बात? तो 5 ही पेपर में पूछता है, इसलिए मैंने 5 बता दिए हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। अब एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा आपका, जो कि एक कंपैरिजन बिटवीन फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल ही तो इतनी देर से मैं बता रहा था, तो इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, बुक में एक बार रीड कर लेना। तब भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बता दूंगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, वही चीज़ है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल डिफरेंस आ भी जाता है। तो फिक्स कैपिटल क्या होती है? जो फिक्स एसेट पे खर्चे होते हैं। वर्किंग कैपिटल जो होते हैं रोजमर्रा के खर्चे होती है, यही सारी चीज़ें हैं ना, तो यही डिफरेंस है, ठीक है। फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म के पर्पज से खर्चा होती है और वर्किंग कैपिटल जो पैसा खर्चा होता है वो शॉर्ट टर्म के पर्पज से होता है। देखो 2 डिफरेंस तो मैंने यही बता दिया है ना, तो एकदम ईजी है, इसको एक बार देख लेना। तब भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, और वो भी आपका इसी वीक कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक में आपको चैप्टर 4 तक कंप्लीट करा दूंगा और फिर आगे देखते क्या करना है। तो संडे तक आपको चैप्टर 3, चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, और इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा और अकाउंट्स का भी चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल में बने रहो। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो बेटा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप लोग लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़ना रीड करना बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग कमेंट नहीं आते हैं तो उतना अच्छा भी नहीं लगता है। भाई कहीं ऐसा तो नहीं समझ में तो नहीं आ रहा बच्चों को? तो समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछो, आ रहा हो तो एटलीस्ट बताया करो कि हाँ सर बहुत अच्छा आ रहा है। और जिस भी चैप्टर की नीड हो, कुछ सिलेबस आगे पीछे चल रहा हो तो भी बता देना। बाकी मैं आपसे कोशिश करूँगा जुलाई तक ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की, ताकि आप अगस्त के आसपास आराम से पढ़ सको। 1 शॉट रिवीजन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे और लास्ट ईयर पेपर भी लगाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।